नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8, 10, 12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से अरविंद केजरीवाल के तेवर इतने तीखे क्यों हो गए हैं? प्रधानमंत्री पर सीधा हमला हो रहा है। राहुल गांधी के तेवर भी बहुत ज्यादा तीखे हो गए हैं और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, रोज रोज हमला हो रहा है। ममता बनर्जी भी बख्श नहीं रही है, दूसरी पार्टियों के नेता भी बख्श नहीं रहे हैं। तो इसका मोटा मोटा मतलब क्या है? साफ है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एकता का एक फार्मूला तैयार हो गया है। ये बस क्या तैयार होने के करीब है। ये भी सूत्र कह रहे हैं कि 13 मई के बाद कभी भी इस फॉर्मूले की घोषणा हो सकती है। 13 मई इसलिए क्योंकि 13 मई को कर्नाटक में चुनाव के नतीजे आएंगे और मोटे तौर पर विपक्ष को लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होगी, बीजेपी को पहला झटका लगेगा। फिर तब तक मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि सूरत में जो राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है, उससे राहुल गांधी को निजात मिल जाएगी या उसके संकेत सीधे सीधे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यह बीजेपी को डबल झटका होगा और तीसरा झटका विपक्ष के एकता फॉर्मूले से होगा। अब आप कहेंगे कि एकता फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या है? जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि वो अलग अलग जगह इसका बहुत गहरा मंथन चल रहा है। जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार ने विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है, उनके साथ बात की है और मोटे तौर पर 400 लोकसभा की ऐसी सीटें छांटी गई है जिन सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार होगा। यानी वो कांग्रेस का भी हो सकता है, टीएमसी का भी हो सकता है, शरद पवार का भी हो सकता है, केजरीवाल का भी हो सकता है। ये मोटा मोटा किया जा रहा है और इसमें भी माना जा रहा है कि पिछली बार जैसे 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 192 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ था, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें जीती थी, 176 सीटें बीजेपी के पास गई थी। उसका स्ट्राइक रेट 95% के आसपास था। लेकिन कांग्रेस इसके अलावा 206 अन्य लोकसभा सीटें थी जिसमें बीजेपी के बाद नंबर 2 पर रही थी। तो क्या 250 के आसपास सीटें ऐसी हो सकती हैं इन 400 में से, जहां पर कांग्रेस बनाम बीजेपी हो, बाकी 1.5 सीटों में कांग्रेस बनाम केजरीवाल, कांग्रेस बनाम ममता, कांग्रेस बनाम नीतीश, कांग्रेस बनाम लालू की पार्टी, कांग्रेस बनाम शरद पवार या डीएमके या जो भी हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि मोटे तौर पर माना जा रहा है कि जब तक बाकी लोग सहमत नहीं हो जाते या एक मंच पर नहीं आते, तब तक कम से कम नवीन पटनायक से आस छोड़ देनी चाहिए, मायावती से आस छोड़ देनी चाहिए और जगन मोहन रेड्डी से भी आस छोड़ देनी चाहिए। उनको उनके हाल पर आज की तारीख में छोड़ देना चाहिए और इसके अलावा जो पार्टियां हैं उनके बीच में बेहतर तालमेल कैसे हो सकता है, उस पर विचार करना चाहिए। ये एक बात सामने निकल कर आ रही है। यह भी तय हो चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। फाइनली यह तय हो चुका है सूत्रों के अनुसार, राज्यवार स्तर पर होगा और राज्यवार स्तर पर या तो जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके हवाले वो पूरा राज्य कर दिया जाए या वो क्षेत्रीय पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन कर ले। ये आपस में तय होगा, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ तय नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहां दिल्ली है और पंजाब है, 13 और 7 20 लोकसभा सीटें हैं। या मुख्य तौर पर मुकाबला किसके बीच में है? आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी उनका कॉमन दुश्मन है, उनके खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। तो इन 20 सीटों पर वो आपस में तय कर ले। पहले भी 2019 से पहले भी गुलाम नबी आजाद के साथ कुछ चर्चा हुई थी केजरीवाल के लोगों की, जिसमें केजरीवाल ने अंतिम समय में हरियाणा की 10 सीटें भी शामिल करके इन 30 सीटें कर दी थी। फिर वो फॉर्मूला बिखर गया था। मोटे तौर पर यह कुछ ऐसा हो सकता है, सूत्र कह रहे हैं कि हरियाणा में केजरीवाल दखल नहीं दे, दिल्ली में कांग्रेस दखल नहीं दे और पंजाब में बिल बैठकर आपस में सीटें बांट ले। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शरद पवार ने विपक्षी पार्टियों के सामने कांग्रेस के गठबंधन, यूपीए के गठबंधन के तरीके का एक उदाहरण पेश किया है।
कहा गया है कि जैसे देखिए महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे गुट के साथ शरद पवार के साथ कांग्रेस ने समझौता किया, एक बड़ा गठबंधन बना लिया, महागठबंधन बना लिया। इसी तरह झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, लालू की पार्टी, कांग्रेस, कुछ वाम दलों ने मिलकर एक महागठबंधन बना लिया जिसमें अब नीतीश भी शामिल हो गए हैं। बगल के बिहार में भी इस तरह का आदर्श गठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, नीतीश है, कुछ छोटी पार्टियां हैं, पूरा का पूरा वाम मोर्चा है। इसी तरह दक्षिण में चले जाएं तो तमिलनाडु में डीएमके है, कांग्रेस है, छोटी पार्टियां हैं और वाम मोर्चे की भी एक आध पार्टी है। तो ये एक मजबूत गठबंधन है। तो ऐसा गठबंधन क्या नहीं हो सकता जिसके अंदर जैसे कांग्रेस ने थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी, उद्धव ठाकरे ने भी तिलांजलि दी और दोनों मिलकर एक हो गए, एक मंच पर एक साथ आगे, क्या दूसरी जगह नहीं हो सकता? हो सकता है। इस फॉर्मूले पर धीरे धीरे आगे काम चल रहा है और रीजनल पार्टियां भी समझ रही हैं। केजरीवाल समझ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के बाद उनका नंबर लग सकता है, केसीआर समझ रहे हैं कि बेटी के बाद उनका नंबर लग सकता है, ममता समझ रही है कि अभिषेक बनर्जी भतीजे के बाद उनकी बारी आ सकती है और ये अखिलेश को भी इसी बात का डर है। और ये सारी पार्टियां ऐसी हैं जो एक आदमी पर खड़ी टिकी हुई है, यानी वो आदमी जेल चला गया तो पार्टी भरभरा कर बैठ जाएगी। इसीलिए पूरी पार्टी को बचाना है तो समझौता करना ही होगा। ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जैसे कि केसीआर के साथ चलिए कांग्रेस जानती है कि तेलंगाना में वो सत्ता में नहीं आ सकती, तो विधानसभा चुनाव में वो केसीआर के साथ मिलकर सीटों पर चुनाव लड़ ले। जहां जहां केसीआर कहें कि यहां यहां आप चुनाव लड़ लो, ताकि आपके चुनाव लड़ने से बीजेपी मुश्किल में आएगी और केसीआर की जीत आसान हो जाएगी, तो कांग्रेस इस फॉर्मूले पर विचार कर सकती है, सोच सकती है। और बदले में 17 लोकसभा में से मान लीजिए 6 सीटें, या मान लीजिए बहुत खुला दिल हुआ केसीआर को तो 7 सीटें अगर कांग्रेस को दे दी तो ठीक है। इसका फायदा इनडायरेक्ट रूप में केसीआर को यह मिलेगा कि बड़ी संख्या में उनके विधानसभा में विधायक जीत कर आएंगे, तो राज्यसभा में उतनी ही ज्यादा सीटें वो जीतेंगे अगले 5 साल के अंदर चुनाव के बाद। विपक्षी पार्टियों को यह भी समझ में आ रहा है कि राज्यों में भी बड़ी विधानसभा चुनाव में एकता दिखानी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी की राज्यसभा में सीटें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, जिसमें गुजरात का एक आदर्श उदाहरण है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े और बीजेपी को 182 में से 156 सीटें मिल गई। आज की हालत यह है कि अगले 5 साल जितने भी राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे, जितनी भी सीटें खाली होंगी राज्यसभा की, उन सब में गुजरात से सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के ही लोग राज्यसभा पहुंचेंगे। तो घाटा किसको है? कुल मिलाकर विपक्ष को है राज्यसभा में। कहीं ऐसा ना हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर तो विपक्ष बाजी मार जाए और पता लगे कि राज्यसभा के अंदर बीजेपी का बहुमत हो गया है, जो करीब करीब बहुमत के करीब है। ये भी स्थिति हो सकती है, कुछ लोग इस पर भी बात कर रहे हैं। तो छोटी मोटी पार्टियां, छोटी मोटी कुर्बानियां हैं, छोटे मोटे समझौते हैं। और अब आप कहेंगे कि साहब अखिलेश यादव 80 सीटें हैं। अखिलेश यादव के लोग साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस कोई अब पार्टी नहीं रही और कांग्रेस को दादागिरी छोड़ देनी चाहिए, बड़े भाई की भूमिका से हट जाना चाहिए। मोटे तौर पर इसके पीछे ये है कि अखिलेश यादव शायद 5-7 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहते सूत्रों के अनुसार, और सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस इसकी दुगनी सीटों पर मान सकती है, दुगनी से थोड़ा कम, यानी 12 सीटों पर भी मान सकती है। अगर कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस जहां सीटों पर हाथ रखे वो सीटें कांग्रेस को मिल जाएं, तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए अखिलेश यादव को? नहीं होनी चाहिए कायदे से। अगर इतना ही विश्वास है, इतना ही आत्मविश्वास है, तो फिर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुस्लिम वोट कहीं भी नहीं बटेगा, क्योंकि आज की तारीख में तो ये माना जा रहा है कि एक मुस्लिम वोट है जो एक मुश्त कांग्रेस के साथ जा सकता है। जिस ढंग से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, जिसको लेकर घबराहट ममता बनर्जी में भी है, जिसको लेकर घबराहट केजरीवाल में भी, अखिलेश यादव में है। और दूसरा, मिडिल क्लास के सामने अगर कांग्रेस एक वैकल्पिक आर्थिक नीति पेश करती है जिसमें कुछ रेवड़ियां ओल्ड पेंशन स्कीम की या कुछ और चीजें भी शामिल हो सकती हैं, तो मिडिल क्लास को भी अपनी तरफ वो तोड़ सकती है या उसमें सेंधमारी कर सकती है।
अब एक बड़ा सवाल उठेगा, जो आप कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इसके लिए तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता कह ही चुके, और अब शायद अगले महीने खुलकर शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कह देना चाहिए कि साहब मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, आप लोग तय कर लो। राहुल गांधी तो समन्वयक की भूमिका में होंगे, समन्वय बिठाने का काम करेंगे, और प्रधानमंत्री उनकी पार्टी का भी हो सकता है, किसी और पार्टी का भी हो सकता है। अगर ये बात जाएगी तो फिर विपक्ष के लिए एकता के दरवाजे और ज्यादा खुल जाएंगे। ममता बनर्जी के साथ अड़ंगा है, ममता बनर्जी राहुल गांधी को पसंद नहीं करती, तो ये जिम्मेदारी सुना है कि सोनिया गांधी उठाने के लिए तैयार हैं। शरद पवार बीच के लिए संवाद का एक पुल बनने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी मोटे तौर पर सत्ता के गलियारों से सुनाई दे रहा है। एक और चीज है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब मुख्य जो मुद्दा क्या प्रधानमंत्री की छवि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस पर लोग कह रहे हैं कि पीके ने शायद पहले कहीं कहा था, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं इस बात को का पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि पीके ने ऐसा कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच फर्क प्रधानमंत्री की छवि को लेकर है, और जब तक प्रधानमंत्री की छवि को डेंट नहीं किया जाएगा तब तक विपक्षी पार्टियां सत्ता में आने की उम्मीद नहीं करें तो बेहतर रहेगा, उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो अरुण शौरी ने भी एक बार कहा था, उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा बीजेपी क्या है, कांग्रेस प्लस काऊ, कांग्रेस प्लस गाय, ये है बीजेपी। तो आज की तारीख में कहा जाए कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस प्लस मोदी की छवि। अगर बीजेपी में से मोदी की छवि को हटा दिया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी और केजरीवाल की पार्टी में, बीजेपी और ममता बनर्जी में क्या फर्क है, कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला इस रूप में दिलचस्प है। हाँ, एक पक्ष की बात मैं कभी नहीं करता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि ये जो संभावित फॉर्मूला है विपक्ष का, इसका तोड़ बीजेपी के पास क्या है, या ऐसे किस तोड़ पर बीजेपी विचार कर रही है। बैलेंस हो जानी चाहिए चीजें, लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए, शुक्रिया ये मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विद्रोही 7। इंस्टाग्राम पर हूं विजय विद्रोही 7, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूं। फेसबुक पर हूं विजय विद्रोही पेज। तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया।